ऑलराइट, क्लास 9 आज बात करते हैं आपके हिस्ट्री सेक्शन की, जो काफ़ी लेंदी सेक्शन रहेगा। इसमें हिस्टोरिकल चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो देखा जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो वर्ल्ड की एक इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, भारत की हिस्ट्री की अगर बात करोगे, भारत की आज़ादी की लड़ाई की अगर बात करोगे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक अपना इम्पोर्टेंट प्लेस है इस सारी चीज़ों में। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रही, इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप इसका एक स्टोरी लाइन समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। सो इट्स बेटर यू लिसन इट इज़ एज अ स्टोरी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, और हर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम का ये हिस्सा होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो इस वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज यहाँ से मिलेगी। आपको पता चलेगा दुनिया में आज़ादी की जो लड़ाई रही वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे वो इंडिया तक पहुंची, और कैसे भारत जैसे देशों ने इस फ्रांस की रेवोल्यूशन से सबक सीखा, जागरूकता ली, और फिर अपनी आज़ादी की लड़ाई को और ज़्यादा ताकत से लड़ा। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो देख लेते हैं कि ये क्या क्या इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर की कहानी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन। ओवरव्यू। The French Revolution was a period of social and political upheaval in France and in its colonies, beginning in 1789 and ending in 1799। 1789 से 1799 तक का एक टाइम पीरियड रहा, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसने सामाजिक राजनीतिक तौर पर फ्रांस में काफ़ी चेंजेस किए। पॉलिटिकल अपहेवल का कहते हैं अ वायलेंट और अ सडन चेंज, एकदम से बदलाव आ जाना। और एकदम से बदलाव कब आता है? जब ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1789 से 1799 जो 10 साल का टाइम पीरियड रहा, इसमें ऐसी क्या चीजें रही जिसने फ्रांस की राजनीति को, फ्रांस के सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो 5 मई 1789 से इसकी स्टार्टिंग कही जाती है, 9 नवंबर 1799 इसकी एंडिंग। तो आप कह सकते हैं 10 साल 6 महीने 4 दिन ये रेवोल्यूशन रही फ्रांस में। The revolution overthrew the monarchy, established a republic, catalyzed violent period of political turmoil, and finally culminated in a dictatorship under Napoleon, who brought many of the revolution's principles to areas he conquered in Western Europe and beyond। इस रेवोल्यूशन ने मोनार्की जो थी, राजाशाही जो थी, उसको फिनिश कर दिया और उसकी जगह पर स्थापना की एक रिपब्लिक की। रिपब्लिक जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक माने एक गणतंत्र। रिपब्लिक किसे कहा जाता है? जिसमें देश का मुखिया या देश का, कंट्री का जो हेड है वो इलेक्टेड होता है। मोनार्की में क्या होता है? जो देश का हेड होता है, जो कंट्री का हेड होता है, वो पैदाइशी होता है। तो राजा के घर में पैदा होने वाला बच्चा ही राजा बनता है, ये मोनार्की कहती है। और रिपब्लिक जो है उसमें इलेक्शन जो है उसके थ्रू कंट्री के हेड को इलेक्ट किया जाता है। जैसे भारत में हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री के हेड हैं, और प्रेसिडेंट को हर 5 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। तो रेवोल्यूशन ने क्या किया? फ्रांस से राजाशाही को खत्म करके एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र की स्थापना की, जिसने क्या किया? मैंने बताया था, सडन वॉयलेंट, एक ऐसा चेंज जो ताकत के दम पे लाया गया था। और पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं राजनीतिक उठापटक, एक ऐसी तौर पे राजनीतिक तौर पे एक ऐसी घटना जिसने राजनीति को हिला के रख दिया। एक तरफ जहां
राजा राज करता था, उसके हाथ में सारी पॉलिटिकल पावर थी। अब उसको हटा दिया गया था और अब उसकी जगह ले ली थी एक ऐसे रिपब्लिक ने जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपने रूलर को चुनते थे। और उसके बाद रिपब्लिक से फिर इसने रास्ता पकड़ा डिक्टेटरशिप का। तो डिक्टेटरशिप एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट होती है। एक है मोनार्की जिसमें राजा राज करता है, एक रिपब्लिक जिसमें जनता का द्वारा चुना गया प्रतिनिधि राज करता है, एक है डिक्टेटरशिप जो ताकत के दम पे राज करता है। तो इसमें आप कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप फ्रांस ने देखी अंडर नेपोलियन। नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, दुनिया का एक महान योद्धा कह सकते हो आप, एक महान पर्सनैलिटी उसको बताया गया है जिसने पूरे संसार में फ्रांस की झंडे फहराए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और लास्ट में वो हार गया और 1815 में उसको फाइनली जेल में भेज दिया गया जहां पर उसकी डेथ हुई। तो उससे पहले जो टाइम पीरियड रहा नेपोलियन ने उसमें फ्रांस की जो हुकूमत थी वो आसपास के देशों में फैला दी थी, जमा दी थी। तो फ्रांस ने तीसरी तरह की सरकार देखी, डिक्टेटरशिप की सरकार, जिसमें नेपोलियन जो फ्रांस की सेना का सेनापति था, या जिसे आप कह सकते हो मिलिट्री हेड। तो किसी भी देश में, भारत की अगर बात करें या किसी भी देश की अगर आप बात करें, तो देश में सबसे पावरफुल जो है वो है उस देश का हेड। तो हमारे देश में जो हमारा रियल हेड है वो है हमारा प्रधानमंत्री। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन पावरफुल जो है हमारे देश में सबसे ऊपर वो है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर देश में कोई पावरफुल पर्सन होता है तो वो होता है कंट्री की आर्मी का हेड। तो हमारा जैसे जनरल होता है, तो जनरल जो है वो कंट्री की आर्मी का हेड है। तो इसी तरह नेपोलियन जो था वो फ्रेंच आर्मी का कमांडिंग इन चीफ था। तो कमांडर इन चीफ होने का मतलब क्या था, इसके हाथ में सेना की ताकत थी। और किसी भी देश में सेना जो होती है वो कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान में आप देख सकते हो, पाकिस्तानी सरकार को सेना चलाती है। तो मुशर्रफ का राज आया था, वो एक आर्मी का हेड था। तो इस तरह से एक सेना का जो हेड होता है उसके पास पावर होती है सेना की, हथियारों की। तो वो क्या करते हैं, कई बार जब सरकार कमजोर होती है तो सेना सरकार को हटा देती है और खुद अपने मिलिट्री हेड को इसका हेड बना देती है। तो उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो नेपोलियन ने ऐसा ही किया। जब फ्रांस की सरकार ढीली ढाली होने लगी, रिपब्लिक जो था वो ढीला पड़ने लगा, तो नेपोलियन ने सोचा कि भाई अब इस सरकार के बस की बात नहीं है, तो मुझे यहाँ पर आकर कंट्री को लीड करना पड़ेगा, कंट्री को देखना पड़ेगा। तो देश के ऊपर नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। और इसको आप कहोगे कि ये गलत काम इसने किया, सरकार को हटाकर अपने आप को तानाशाह बना दिया, मनमर्जी चलाई। तो ये डिक्टेटरशिप की खास बातें होती हैं कि वो मनमर्जी चलाते हैं, ताकत का रूल होता है, ठीक है, लोगों की बात सुनी नहीं जाती। तो फिर भी नेपोलियन को अच्छा आदमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिक्टेटर तो था लेकिन एक अच्छा डिक्टेटर था। इसने काफी सुधार किए और वो सुधार जो थे वो आज तक हमारे जैसे देशों ने भी अपनाए हैं। तो इसने 1800 में वो सुधार कर दिए थे जो आज हम 2020 में देखते हैं। इस वजह से नेपोलियन को कहा जाता है मॉडर्नाइजर, आधुनिक फ्रांस का निर्माता। ये आप याद रखिएगा। नेपोलियन का जो केस है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसका कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, फ्रेंच हिस्ट्री में। तो उसने काफी चेंजेस लाए और नेपोलियन ने जहां जहां देशों को जीता वहीं पर अपने इन सुधारों को उसने लागू किया। तो जो सुधार वो लेकर आया था उन्हें नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो वेस्टर्न यूरोप के देशों में जहां इसने अपना राज किया, अपना राज फैलाया, वहां पर इसने अपनी जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी सुधार थे, वो वहां पर इसने लागू किए। तो लोगों ने इसको काफी वेलकम किया था। हालांकि ये उनके देशों को जीत रहा था, उनके देशों पर कब्जा कर रहा था, लेकिन फिर भी लोग खुश थे कि नेपोलियन उनकी जो
रूल्स रेगुलेशन हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है. Inspired by liberal and radical ideas such as equality before the law, the revolution influenced the decline of absolute monarchies while replacing them with republics and liberal democracies. तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी इसको इंस्पायर किया था लिबरल और रेडिकल आइडियाज़ ने. लिबरल यानी आज़ाद और रेडिकल यानी क्रांतिकारी. तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नई थी, जो बिल्कुल आज़ाद ख्यालों की थी, उसने इनको इंस्पायर किया लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन करने के लिए. और वो जैसे अधिकार क्या था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सबको बराबरी का हक हो, आज़ादी हो. ठीक है. डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज, राजाशाही. एब्सोल्यूट माने एक ऐसा राजा जो मन मर्जी का मालिक हो, जनता की तरफ ध्यान न दे, सिर्फ अपनी मर्जी चलाए, उसे एब्सोल्यूट कहते हैं. तो ऐसी राजाशाही को दी एंड करना और उनको रिप्लेस करना रिपब्लिक, मैंने बता दिया क्या होता है रिपब्लिक, और लिबरल डेमोक्रेसीज, और डेमोक्रेसीज को स्टैब्लिश करना. तो राजाशाही को हटा के वहां पर डेमोक्रेसी या फिर आप कह सकते हो लोकतंत्र की स्थापना करना. तो डेमोक्रेसीज में आपको पता है जनता ही मालिक होती है, जनता ही रूलर होती है. तो इन चीजों ने रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया होने के लिए. द अमेरिकन रेवोल्यूशन हेल्प सेट द स्टेज फॉर इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी एक रेवोल्यूशन और हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन. अमेरिका जो था वो आज चाहे सुपर पावर है, लेकिन ये भी कभी किसी टाइम में इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंडर था. ब्रिटेन का इसके ऊपर राज था. तो अमेरिका ने ब्रिटेन से जो आज़ादी पाई, उस आज़ादी की लड़ाई ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन का काम किया. तो लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाए थे. Having shown France that a rebellion based on Enlightenment principles, including natural right, equality for all citizens, against an authoritarian monarchy could succeed. और उस अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये बताया था अमेरिका के लोगों ने कि अगर आपके पास उच्च विचार हैं, एनलाइटमेंट प्रिंसिपल यानी आप जागे हुए हो, आपकी सोच जो है वो जागी हुई है, जिसमें क्या थे, नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, जैसे सभी इस दुनिया में एक समान रूप से पैदा होते हैं, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो. दोनों के लिए प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिलता है, दोनों को सेम नेचर की तरफ से ट्रीट किया जाता है. उसके लिए सर्दी तो एक राजकुमार के लिए भी सर्दी है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी भूख लगती है, उसके लिए भी वही हाथ पैर है, उसके लिए भी वही हाथ पैर है. तो नेचर यहाँ पे भेदभाव नहीं करती, ये भेदभाव करता है हमारा समाज, जब वो बट जाता है ऊंच नीच में. तो ऐसा ही हो रहा था. तो लोगों ने पहली बार कहा यहाँ पर कि नहीं, हमें जो कुदरत ने हमें दिया है वैसे ही लाइफ हमें चाहिए, ये किसी राजा के द्वारा कंट्रोल नहीं होगी. तो ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें कि आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए इन फ्यूचर. उस टाइम पे जब ये हुई थी, तो वो सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया है. तो this is end of the introduction of French Revolution. In the next lecture, we will talk about the step by step of chapter learning. Okay, thank you.